गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों हम प्यारे साथियों। जो हमारे चैनल पे जो भी स्टूडेंट नया विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उसको मिल सके। और हमारे इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कि कहते हैं ना क्या कहते हैं कि हौसलों से बढ़कर कोई वेस्लिन नहीं बना सकता। हौसलों से बढ़कर कोई वेस्लिन बना नहीं सकता और डर से बड़ा कोई वायरस नहीं हो सकता। इसलिए आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपनी मंजिल को मुकाम देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज बात करेंगे हम परमाणु के बारे में कि भौतिकी में परमाणु से संबंधित बात करेंगे कि भौतिकी में परमाणु में पहले तो ये जान लेते हैं कि परमाणु के बारे में किसने बताया, है ना। सर्वप्रथम में डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। डाल्टन ने क्या कहा कि डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का वह कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहते हैं। यानी पदार्थ का वह कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे डाल्टन ने कहा कि परमाणु कहते हैं। अब बात करेंगे आधुनिक वैज्ञानिक आए तो परमाणु यह तो कि ऐसे पूछेंगे परमाणु की खोज किसने की? डाल्टन ने की। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य बताया। डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य यानी वह पदार्थ जिसे विभाजित यानी अविभाज्य हो, या ऐसे लिख लो अविभाज्य हो, यानी वह पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया, यानी वह पदार्थ जिसे विभाजित अविभाज्य हो परमाणु कहलाता है ना। कि डाल्टन ने कहा है ना वह पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया परमाणु कहते हैं। जबकि आधुनिक वैज्ञानिक नोट में लिखना है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि परमाणु को उन्होंने कोई प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि परमाणु को विभाजित कर सकते हैं, कि परमाणु को विभाजित तो उसे विभाजित करेंगे तो कण बनेंगे तो क्या उसे मौलिक कण बोल देंगे, मौलिक कण या अंग बोल देंगे। यानी परमाणु को कितने भागों में आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु को तीन भागों में विभाजित किया। यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाज्य बताया कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। और जिसे अब परमाणु को विभाजित कर दिया तो इसके कण बने। तो इन्होंने कहा कि परमाणु को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी परमाणु को तीन भागों में विभाजित कर देंगे। परमाणु को तीन प्रकार या प्रकार से विभाजित किया जाता है। अब ये तीन प्रकार से विभाजित करेंगे तो इसे मौलिक कण जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें मौलिक कण या अंग कहते हैं। कि आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना क्या है कि परमाणु विभाजित है और जिसे तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिसे मौलिक कण कहते हैं। अब बात करेंगे मौलिक कण। ये एक पॉइंट हो गए, ये दो हो गए कि परमाणु के तीन मौलिक कण होते हैं।
होते हैं। वो कौन कौन से हैं? अब जानना परमाणु के 3 मौलिक कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, इसे ऐसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, जिसे P+ यानी प्रोटॉन। बात करें न्यूट्रॉन, जिसे ऐसे दर्शाते हैं, प्रतीक न्यूट्रॉन। यह क्या परमाणु के 3 अंग कि अब देखना ऐसे ध्यान में रखना कि परमाणु के बारे में किसने बताया? परमाणु के बारे में बताया डाल्टन ने, क्योंकि डांट पड़ रही थी। फिर परमाणु यह कहा कि ये अविभाज्य कण है, कि अविभाज्य इसे विभाजित नहीं कह सकते। फिर लोगों ने डांट पड़ रही तो लोगों ने देखा यार ये बना तो दिया, अविभाज्य बता रहा, तो हमें इसके तोड़ते हैं। तो लोगों ने, आधुनिक वैज्ञानिकों ने तोड़ना शुरू किया, तो इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसे मौलिक कण कहते हैं या मौलिक अंग कहते हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये मौलिक कण होंगे, यानी 1 मोल, तीसरा पॉइंट है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान, यानी 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता? परमाणु भार कहलाता है कि 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार कहलाता है। अब क्या है? परमाणु भार हो गया। अब क्या है कि परमाणु की संरचना चाहिए, तो परमाणु की संरचना को जो करेंगे, जो मॉडल पढ़ेंगे उससे ना। अब बात करेंगे कि पहला मॉडल आता है जे थॉमसन का। अब जे थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु का आकार क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या का होता है। एक बात तो ये बताई, और जे थॉमसन ने एक बात ये बताई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित है जिस प्रकार से तरबूज में बीज हो, और धनावेश समान रूप से वितरित होता है, यानी जो लड्डू होता है उसी में जो अलग अलग डालते हो, उसके बारे में बताएं। अब मॉडल की बात करेंगे जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने इनके बारे में तो बता दिया कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। अब इसकी कमियां और इसके इन्होंने क्या क्या समझाया वो भी जानेंगे। जे थॉमसन ने क्या बताया? जे थॉमसन ने एक तो इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻10 से मीटर कोटि की होती है। और जे थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, दसे होते हैं कि जैसे तरबूज में बीज हो। तो इसे तरबूज मॉडल या तरबूज या प्लम पुडिंग मॉडल, यानी जे टॉमसन या थॉमसन लिखा, जे टॉमसन है ना, या थॉमसन ऐसे का मॉडल। इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? पहला तो ये बताया कि परमाणु का आकार या त्रिज्या, परमाणु का आकार या त्रिज्या 10⁻10 मीटर कोटि की होती है। पहला तो ये बात बताए कि परमाणु का आकार है ना, आकार क्या परमाणु का 10⁻10 और 10⁻10 मीटर का मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम। यह भी कई बार पूछ लेता है 10⁻10 मीटर का मान होगा 1 एंगस्ट्रॉम। अब बात करेंगे दूसरी बात क्या है कि इन्होंने कहा कि यह तो आकार की तो बात होगी, इन्होंने क्या कि परमाणु में है ना जो कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित है जिस प्रकार के तरबूज में बीज व्यवस्थित है। इन्होंने एक बात ये भी बोली कि परमाणु में प्रोटॉन यानी धनावेश से समान रूप से वितरित है। परमाणु यानी परमाणु में प्रोटॉन
परमाणु में धनावेश समान रूप से समान रूप से वितरित होता है तथा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार दस्ये होते हैं, यानी दस्ये होते हैं, व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज। और इसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने यह बात बता दी कि यह होता है, या इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से आपको परीक्षा में प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने दिया, है ना। लड्डू कहाँ बिकते हैं? क्यों इलेक्ट्रॉन का आपको ऐसे याद करवाया था जब मैंने महत्वपूर्ण खोज बताई थी कि लाइट आई तो क्या वजह है? डीजे वजह, जे थॉमसन हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कर दी। इन्होंने क्या है, एक खोज ही कर दी इलेक्ट्रॉन की, तो इन्होंने क्या है, लड्डू बांटे, लाइट आती है लड्डू बांटते, तो प्लम पुडिंग मॉडल दे दिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या कि परमाणु का, यानी इन्होंने क्या कहा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10 के परमाणु 10 मीटर कोटि की, यानी 1 एंगस्ट्रॉम होती है। और इन्होंने एक बात कहा कि जे थॉमसन के परमाणु का धनावेश इस प्रकार वितरित होता है जिस प्रकार तरबूज में वो गिरी होते हैं, गिरी बोलते हैं ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार परमाणु में बीज, है ना। इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। इतनी बात इन्होंने बता दी। अब बात करेंगे कि इनकी सफलता कहाँ मिली, कि इन्होंने क्या क्या समझा इस मॉडल की सहायता से। इन्होंने क्या समझाया कि मॉडल की सहायता से एक तो गैसों का आयनीकरण समझा दिया। क्या समझा दिया? गैसों का आयनीकरण। एक प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा दिया, और एक ये समझा दिया कि तापीय उत्सर्जन विद्युत के बारे में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में ये उत्सर्जित कैसे होती है, ये समझा दिया। लेकिन इन्होंने क्या नहीं समझाया? इन्होंने ये नहीं समझाया कि इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व होता है कि नहीं होता है। इनके क्या परमाणु को स्थायित्व के बारे में नहीं बताया। देख सफलता ने इन्होंने सक्सेसफुल कहाँ पाई? सक्सेसफुल मॉडल में, यानी इसके मॉडल में सक्सेसफुल क्या थी? मॉडल की विशेषता क्या थी? कि इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझा दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझा दिया। इन्होंने क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझा दिया। और दूसरी बात इन्होंने क्या, जो इलेक्ट्रॉन की खोज की, है ना, वो तो अलग है कि इन्होंने प्रकाश विद्युत एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में समझे। और गैसों का आयनीकरण की व्याख्या, यानी इस मॉडल से गैसों के आयनीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में समझा दिया इन्होंने, और प्रकाश विद्युत प्रभाव समझा। ये तो क्या थी? इसकी इस सफलता थी। क्या थी? सफलता। अब असफलता क्या थी? कमी क्या थी? कमी या असफलता? इन्होंने एक तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं बताया। और दूसरा ये परमाणु के बारे में, यानी अस्तित्व के बारे में नहीं बताया। इन परमाणु में, यानी परमाणु के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं बताया। परमाणु के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं समझा, है ना, कुछ भी नहीं। ये क्या जे थॉमसन ने ये बताया कि ये तो समझा दिया भाई, ये ऐसा होता है, इनकी कमियां ये थी। आपको क्या पूछेगा अब इसमें? प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। यहाँ तक पूछेगा। अब इसकी विशेषता जानना। अब समझना कि इसके बाद में क्या आया, कि बाद में रदरफोर्ड आया। कौन आया? रदरफोर्ड। क्योंकि आपको पता है कि रदरफोर्ड और नील्स बोर्स ने मिलकर क्या किया?
कि नील्स बोर और रदरफोर्ड ने मिलकर क्या किया था पता है आपको, कि परमाणु की संरचना के बारे में, कि फराडी आदमियों ने संरचना बता दी कि इसकी संरचना ये हो सकती है। ताश खेलने वाले लोग क्या बता देते हैं कि इसका जब चुनाव आते हैं तो इसका पलड़ा कितना है ना। उसी प्रकार से ये फराडी आदमी होते हैं ना, ये किसी की भी संरचना बता सकते हैं, इस बार किसकी संरचना बनती है, किसका मोल बनता है। तो इन्होंने नील्स बोर ने और इन्होंने मिलके रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में बता दिया, यानी खोज कर दी। अब बात करें अल्फा कण परिकिरण पर। अल्फा कण परिकिरण प्रयोग अल्फा कण परिकिरण प्रयोग, ये ऐसे बोलते हैं रदरफोर्ड परिकिरण। रदरफोर्ड परिकिरण। अब रदरफोर्ड परिकिरण में क्या था। रदरफोर्ड ने एक तो लेड की ईंटें ली, 2 लेड की ईंटें ली, ऐसे व्यवस्थित किया कर दिया। फिर उन्होंने क्या सोने की पतली ईंटें और ले ली, सोने की ये पतली 2 पतली ले ली, जिनका आकार 2.2 × 10⁻⁷ मीटर था। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या लिया कि एक गुणित सूचक ले लिया, सूचक जिसे कि नाप सके। और यहाँ बीचों बीच से क्या ये ऐसे मान लो ये। अब इन्होंने यहाँ क्या सूक्ष्मदर्शी सूचक लगा दिया, सूक्ष्मदर्शी सूचक, जो कि अल्फा कण के बारे में सूचक लगाया। और ये परत ली जिंक सल्फेट की का पर्दा लगा दिया, पर्दा, जिसे आने वाले अल्फा कण के बारे में पता हो सके। अब इन्होंने ये सोने की पतली पन्नी ले ली। इन्होंने क्या एक अल्फा कण कभी ये भी पूछते हैं अल्फा कण क्या होता है, यानी हीलियम नाभिक की बौछार की, यहाँ से बौछार की, ये क्या लेड की ईंट बौछार की। तो बौछार करने के बाद में क्या हुआ कि जितने भी अल्फा कण पर जो भी अल्फा कण थे वो सीधे के सीधे क्या, यानी अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। जैसे ऐसे कुछ अल्फा कण थीटा कोण से प्रक्षेपित हो जाते हैं ऐसे, है ना, ये थीटा कोण से प्रक्षेपित। और 8000 में से कुछ अल्फा कण परिकिरणित हो जाते हैं थीटा कोण, और 20,000 में से लगभग 20,000 अल्फा कण कणों में से एक अल्फा कण जिस दिशा में गया था उसी दिशा में आ जाते हैं, यानी 180 डिग्री पे वापस उसी में, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता था। अब ये था, ये क्या है, किसके नाम, गाइगर और मोर्सगर के निर्देशन में रदरफोर्ड के निर्देशन में यह प्रयोग किया। अब इनमें क्या क्या कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी क्यों ली, क्योंकि सोने की पतली पन्नी क्या होती है, सबसे आघात वर्धनीय धातु होती है, तन्य धातु होती है। यानी आपको ये पूछे कि सोने की पतली पन्नी क्यों ली, तो आप क्या बोले कि सोने की पतली पन्नी क्या है, आघात वर्धनीय धातु होती है। एक तो ये क्वेश्चन में, इसमें ईंट किसके लिए, ईंट यानी पहले जो प्लेट ली जो लेड के लिए ली, बाद में सोने की पतली पन्नी की बात होगी। इसमें किस पर्दे का उपयोग है, जिंक सल्फेट का। यह तो क्वेश्चन इस प्रयोग से बनेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकलते हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे विस्तार से, क्योंकि इसकी जो एक डायग्राम बनेगा, इसमें क्या है, थीटा यानी अल्फा कणों की संख्या और थीटा
के मध्य जो ग्राफ बनेगा ऐसे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे अल्फा कणों की संख्या बढ़ेगी तो थीटा घटेगा। और अल्फा कण इसमें क्या है कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल यानी अधिकांश अल्फा कण, जिससे क्या निष्कर्ष निकलता था कि परमाणु का लगभग भाग क्या है खोखला है ना, और एक कण वापस आ जाता है, जिससे कि ये निष्कर्ष निकलता था कि परमाणु में कुछ धनावेश होता है, यानी परमाणु को वह केंद्रीय भाग जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं ना, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, वो निष्कर्ष निकल जाता था। ये क्या है, यह अगले वीडियो में विस्तार से समझेंगे और पढ़ेंगे, जिस क्वेश्चन बनने की संभावना वहाँ भी होती है। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।